प्रिय छात्रों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी छात्र छात्राएं जो विभिन्न जिलों में अपनी स्तर से अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं, मैं उनके लिए आज पेपर 4 के अंतर्गत अर्थात जिसमें आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ना है और दूसरे हिस्से में लोक प्रशासन और सुशासन पढ़ना है। लेकिन आज मैं जो प्रश्न लाया हूँ वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अंतिम तो 13वें नंबर का जो शीर्षक है, जिसमें राजनीतिक दल और दबाव समूह का जिक्र है। तो मैं आज दबाव समूह को केंद्रित करके, वैसे तो मैंने बहुत सारे दबाव समूह से प्रश्न को संकलित किए हैं, लेकिन मैं उनमें से एक प्रश्न आप तक रख रहा हूँ और ये आप इसे संभावित प्रश्न के सूची में दर्ज कर सकते हैं। यदि मुख्य परीक्षा में इस शीर्षक को केंद्रित करके एक प्रश्न किया जाए जो अप्लाइड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस बार आप देखने को मिलेगा आपको कि अब सीधे सीधे सतही किस्म के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस बार प्रश्नों का जो स्तर होगा, जो उसकी गुणवत्ता जो होगी, वो पहले से ज़्यादा और ज़्यादा परखपूर्ण होगी। तो चलिए एक प्रश्न मैं रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, उसकी व्याख्या को सुनेंगे और उससे लाभ उठाएंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रम में दबाव समूह, जिसे अंग्रेजी में प्रेशर ग्रुप कहते हैं, जिसे आप बोर्ड में देख रहे हैं अभी, वो व्याख्या मैंने सबसे दर्ज कराया है। तो ये दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूह की तुलना में आज ज़्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे हैं? व्याख्या करें। यदि ऐसा प्रश्न हो तो आपकी व्याख्या में कुछ मूलभूत बातों का समावेश होना जरूरी है। सर्वप्रथम आप जो प्रथम हिस्सा होता है, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, आप भूमिका के संदर्भ में किन बातों को दर्ज करेंगे और उसके उपरांत बॉडी पार्ट में कौन कौन सी बातें आएंगी, और तीसरे हिस्से में इन दोनों प्रकार के जो दबाव समूह हैं उनके बीच के अंतर को आप प्रदर्शित करेंगे और अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए मैं इसके आपको आगाज करता हूँ इसकी व्याख्या के लिए। आप लिखेंगे कि दबाव समूह व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए बिना और प्रशासन का हिस्सा बने बगैर विभिन्न नीतियों के निर्माण और उसके परिवर्तन हेतु सरकार को बाध्य करते हैं। इसलिए दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य भी कहा जा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में दबाव समूह की उपयोगिता का अपना महत्व है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन माने जाते हैं। ये शासन और प्रशासन में बढ़ती हुई केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है, उस पर भी रोक लगाने में सक्षम है। व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में दबाव समूह जो होते हैं वो बेहतर संचार माध्यम का काम करते हैं। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, तो भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद जो 19 लिखा हुआ है, उसमें एक शब्द का जिक्र है जिसमें आपको संगठन निर्माण की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो भारतीय दबाव समूह, जो भारत में जो दबाव समूह सक्रिय है, ये इसी अनुच्छेद के तहत अपने अस्तित्व को पाए हुए हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो वर्तमान में दबाव समूह का जो गठन है, वो गठन जातीयता, धर्म और राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अन्य सामान्य लक्षणों को साधने के लिए किया जा रहा है। इतनी बातों को आप भूमिका की हैसियत से दर्ज करेंगे। अब आप बॉडी पार्ट में आ रहे हैं, जहां आपको दबाव समूह के बारे में और बहुत सारी बातें लिखनी है। तो आप आगे लिखती हैं कि कई प्रकार के दबाव समूह सक्रिय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आज की तारीख में सक्रिय हैं और वे राजनीति के कार्य की विधियों को भी प्रभावित करते हैं, विशेषकर सरकार की नीतियां और उनके कार्यों पर। इस तरह के जो दबाव समूह होते हैं वो विशेष पार्टी के भी साथ हो सकते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ, और दूसरी पार्टियों के साथ भी समानांतर संबंध रखते हैं। जहाँ तक भारतीय दबाव समूह की अन्य कुछ विशेषताओं की बात है, तो एक और विशेषता है जिसे आपको दर्ज करना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां हमेशा विभिन्न व्यापार समूह या व्यवसाय या उद्योगों में अपने कुछ पसंदीदा समूह को व्यवस्थित करने का भी प्रयास करते हैं। इस बात को भी आप अपने व्याख्या में दर्ज करेंगे।
जहाँ तक अब प्रश्न के दूसरे हिस्से और तीसरे हिस्से की ओर है, तो अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न का दूसरा हिस्सा इशारे से बता रहा है आपको कि भारत में दबाव समूह के प्रकारों की वह परिचय दें। तो उसमें औपचारिक दबाव समूह और अनौपचारिक दबाव समूह, इसकी भी व्याख्या आपके लिए जरूरी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि औपचारिक दबाव समूह का गठन कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, और जबकि अनौपचारिक दबाव समूहों का गठन जो होता है वो विशेष हितों की पूर्ति के लिए की जाती है। अब आप दोनों, इसके बाद आप दोनों प्रकार के जो दबाव समूह हैं, इनके एक तरह से अंतरों की ओर चल रहे हैं, अंतरों की व्याख्या की ओर चल रहे हैं। तो मैं बात शुरू कर रहा हूं औपचारिक दबाव समूह से। औपचारिक दबाव समूह, जिसे आप संरक्षणात्मक दबाव समूह का भी नाम से आप जानते हैं या बता सकते हैं, जिसके कई उदाहरण हैं, जैसे फिक्की हो गया, जिसे आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं, उस तरह से भारतीय उद्योग परिसंघ हो गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, या अन्य नागरिक समाज संगठन, ये सबको आप इस सूची में दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के जो संगठन होते हैं, इस तरह के जो दबाव समूह होते हैं, वो सार्वजनिक हितों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, और ये अंततः ये पार्लियामेंट तक को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं। जहां तक अनौपचारिक दबाव समूह की बात है, ये अनौपचारिक दबाव समूह, जिसे आप परंपरागत दबाव समूह भी कह सकते हैं, ये जाति, समुदाय, धर्म आधारित और क्षेत्र आधारित पर गठित किए जाते हैं, और ये भारतीय राजनीति में एक प्रकार के इनकी भी भूमिका बेहद निर्णायक होती है। हाल के दिनों में ये इस मामले में ज़्यादा ही सक्रिय दिखाई देने लगे हैं, और ये समूह अधिक शक्तिशाली बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष वर्ग का अपना एक प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। जैसे हाल के दिनों में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जातिगत समूह सक्रिय हुए हैं, जैसे भारत का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है, उसमें आप जाटों का अपना जातिगत समूह है जो दबाव समूह की भूमिका में काम करता है, गुर्जरों का है, पटेलों का है, फिर महाराष्ट्र में मराठों का है, इस तरह से पारसी समाज का है, हिंदू सभा का है, कायस्थ सभा का है। तो ये जो जातिगत जो दबाव समूह है, ये औपचारिक दबाव समूह की तुलना में इन दिनों कुछ ज़्यादा सक्रिय हो चले हैं, और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए अपने स्तर से दबाव पैदा करते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये राजनीतिक परिवर्तन में और सत्ता परिवर्तन में ये विशेष रूप से प्रभावशाली होते दिख रहे हैं। तो मैंने आज के इस व्याख्या में जो प्रश्न था, प्रश्न के इर्द गिर्द अपनी बातों को आप तक साझा किया, जिसमें आपने पूरी व्याख्या को मुझसे सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये व्याख्या आपको संतुष्ट करेगी, और पूरी बातों में और कुछ नयापन लाने के लिए आप कुछ नई सामग्रियों को आप इसके साथ जोड़कर और व्याख्या को और ज़्यादा सारगर्भित बना सकते हैं। यदि आपको आज की इस प्रस्तुति से आप संतुष्ट हुए हों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और लगातार आपको ऐसे नए वीडियोस में बहुत जल्दी नए विषयों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप अध्ययनरत रहें और गंभीरता से अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे पुनः मिलता हूँ। धन्यवाद।